चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आइए हम सूत्रात्मक तरीके से मूल रूप में ज्योतिष के प्रारंभिक चरण को भी थोड़ा समझें। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के अनुसार वो ग्रह आपको लाभ और हानि देता है। फिर आपने यह भी जानना चाहिए कि लग्न के स्वामी को क्या क्या कहते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी को क्या क्या कहते हैं, मित्र और शत्रु के बारे में परिज्ञान कैसे हो। जब तक आप ग्रहों की अवस्थाओं को शत्रु, मित्र, अधिमित्र इत्यादि के बारे में भली प्रकार नहीं जान लेते, तब तक आपकी फलादेश की परिपाटी प्रायः नगण्य होगी। तो इसलिए ज्योतिष को खिलवाड़ न मान करके मूल तथ्य से चलिए। कुछ आज के हमारे ज्योतिष नए नए पढ़ने वाले ऐसे कमेंट करते हैं कि लगता है वही ब्रह्मा है। अरे भैया, मूर्खता वाली बातें ना किया करो। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं केतु की तो दृष्टि ही नहीं है। तुम्हारे निगाह में केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन केतु में प्राण तो है, केतु में चेतना तो है, केतु में अमृतत्व तो है। केतु एक शुभत्व का ग्रह भी है। जहां बैठेगा वहां पर उसकी अपनी कल्पना शक्ति भी होती है। नेत्र एक होते हैं बाहरी, एक होते हैं आंतरिक। जो बाहरी नेत्र हैं वो कुछ दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक नेत्र हैं वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं। इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोग जो कमेंट करते हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं, पहले अच्छे से गढ़ो, कढ़ो और साथ में पढ़ो, तब कमेंट करो। मुझे घास काटते हुए 40 साल नहीं हो गए। मैंने इन 40 वर्षों में जिन लोगों के साथ अपने ग्रहों के तथ्यात्मक फलादेश दिए हैं, उनका परिणाम 100% नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 90% सत्य आए हैं। तो ऐसी अवस्था में एक अनुभवशील ब्रेन को आप अपने नए नए पुस्तकीय ज्ञान को बघारते हो, यह आपकी अच्छी बात नहीं। सीखने के लिए आपको समर्पण चाहिए। आपको समर्पण नहीं है, कतई आप सीख नहीं सकते। यह तो बात हो गई। अब हम जानते हैं कि ग्रहों की, जैसे लग्न की क्या क्या अवस्थाएं हैं। हम आपको बता दें, हमने वैसे यहां पर एक लग्न लिया हुआ है। एक पेन ले लें, फिर आपको हम समझाएं। देखिए, लग्न की जो लग्न का स्वामी होता है, उसके स्वामी की संज्ञा क्या क्या होती है। जैसे यहाँ का स्वामी सूर्य है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, उसे लग्नेश कहा जाता है। मान लो यहाँ मेष होता तो मंगल लग्नेश हो गया था, वृष होता तो शुक्र लग्नेश हो गया था। इस प्रकार से हमको यह एक संज्ञा समझनी चाहिए। जैसे लग्न के स्वामी को लग्नेश, केंद्रेश और ध्रुवेश भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ये केंद्र होते हैं, और सदैव केंद्र के स्वामी एक से बढ़कर एक बलवान होते हैं। जैसे लग्न का स्वामी केंद्र माना जाता है, केंद्र का स्वामी, परंतु जो लग्न है वो मूल त्रिकोण भी है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि मूल त्रिकोण के ग्रह बहुत बलवान होते हैं। जिसका मूल त्रिकोण में ग्रह बैठा हो उसके पास धन संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण की लक्ष्मी संज्ञा है। यहां यानी लग्न पंचम नवम, इसको मूल त्रिकोण भी कहते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे भाव के स्वामी की चर्चा करते हैं। दूसरे भाव के स्वामी को द्वितीयेश भी कहते हैं, धनेश भी कहते हैं, मार्केश भी कहते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी की दशा जातक के धन की हानि, आयु की हानि करता है। क्यों? क्योंकि यहां से जब 8वें स्थान से गिनती करें हम,
तो ये 7वां पड़ता है। लेकिन ठीक 8वां स्थान, 8वें से 8वां तृतीय घर पड़ता है, तो तृतीय से द्वादश स्थान मार्केस का प्रतिफल देता है। द्वितीय स्थान आपके जीवन साथी की मृत्यु, आपके चरित्र का प्रदर्शन करता है। इसलिए द्वितीय को मार्केस सहायक भी कहा जाता है। आइए चलते तृतीय भाव में। तृतीय भाव क्या है? यह छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, बचपन के साथियों का घर है। यहाँ के स्वामी यदि मजबूत हैं तो बचपन के साथी आपके बुढ़ापे तक साथ देंगे। यहाँ के स्वामी मजबूत हैं तो भाई और बंधु आपके बुढ़ापे तक साथ देंगे। आपकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होगी। आपकी हवाई यात्राएं वगैरह यहाँ से देखी जाती है। इसलिए इसको तृतीयेश भी कहा गया है, बांधवेश भी कहा गया है, पराक्रमेश भी कहा गया है। चलिए चतुर्थ भाव में चलते हैं। चतुर्थ भाव सुख, संपत्ति, मकान, वाहन का द्योतक है। ये माँ का घर होता है। यहाँ पर चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि बलिष्ठ होते हैं। जब ऐसे ग्रह चौथे स्थान पर कहीं देखते हो या बैठे हो या चतुर्थ के साथ बैठे हो तो माँ का, मकान का, वाहन का परिपूर्ण सुख मिलता है। अब चतुर्थ भाव के स्वामी को क्या कहा जाता है? चतुर्थेश, सुखेश और माहेश, मात्रेश की संज्ञा दी गई है चतुर्थ भाव। अब हम पंचम भाव के स्वामी की चर्चा करते हैं। पंचमेश कहा गया है। पंचम स्थान के स्वामी को पंचमेश कहा जाता है। यहाँ का स्वामी जहां बैठा होगा, वो चाहे 8वें बैठा हो, 5वें बैठा हो, 3रे बैठा हो, वो पंचमेश कहा जाएगा। और साथ ही एक और नाम लिख लीजिए, संतानेश कहा जाएगा और विद्याधीश कहा जाएगा पंचम भाव के स्वामी को। ठीक है। अब छठे भाव के स्वामी से रोग, ऋण और शत्रुओं का ज्ञान किया जाता है। छठे भाव, 12वें भाव, चौथे भाव के ग्रह जब इकट्ठे हो जाएं और इन पर किसी बुरे अच्छे ग्रह की दृष्टि न पड़े तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो छठे भाव को खास तौर से देखा जाए तो कष्टेश भी कहा गया है, रोगेश भी कहा गया है, शत्रुवेश भी कहा जाता है, षष्ठेश। ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव में चले आइए। सप्तम भाव में यहाँ का कारक शुक्र है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, यहाँ का कारक शुक्र है। शुक्र, चंद्रमा इत्यादि सप्तम में बैठे हों तो पत्नी बहुत अच्छी मिलती है। जातक को या जातिका को सप्तम भाव से अपने पति का विचार करना चाहिए। ज्योतिष में कोई मेल और फीमेल की चर्चा नहीं, केवल जातक कहा गया है। वो स्त्री जातक या पुरुष जातक का नाम जरूर दे दिया जाता है, बाकी जातक का ही नामकरण किया गया है। तो सप्तम स्थान के स्वामी को, जैसा यहाँ का स्वामी शनि है, इसको क्या कहेंगे? सप्तमेश। कहीं भी बैठा हो उसको सप्तमेश कहेंगे। अपने मित्रों के घर में बैठा होगा तो और बल दे देगा। जायेश भी कहते हैं इसको। यहाँ पार्टनरशिप का व्यापार देखा जाता है, इसलिए व्यापारेश भी कह सकते हैं, सहायक। ठीक है। अब 8वां घर क्या है? इसकी संज्ञा क्या है? अष्टमेश को मारक स्थान कहा गया है, इसलिए मार्केश की संज्ञा अष्टमेश को मिली है। कहीं भी होगा मारक ग्रह बन जाएगा। वो यहाँ का स्वामी यहाँ होगा तो खराब करेगा, यहाँ का स्वामी यहाँ होगा तो खराब करेगा, बुरा करेगा। इसी प्रकार से नवम भाव। अब नवम भाव ये भाग्य भाव, इसको भाग्येश भी कहा जाता है और कभी कभी भाग्येश और कर्मेश भी कहा जाता है। चले आइए दसम भाव भी चलते। दसम भाव को क्या कहा गया है? दशमेश, कर्मेश, राजेश, इन संज्ञाओं से दशमेश की शोभा होती है, संज्ञा दी गई है। तो जब भी हम आपको समझाएं कर्मेश, दशमेश, तो आप समझ लीजिए कि दशम भाव का स्वामी है। 11वें भाव के स्वामी को कहते हैं आयेश, आमदनी का स्वामी 11वां भाव है। और 12वें भाव के स्वामी को कहते हैं व्ययेश की संज्ञा प्रदान की गई है। इस तरह से इन
12 खानों की संज्ञाएं भी आपको जानना चाहिए। अब शास्त्रकारों ने भी कहा है कि ग्रहों की अवस्थाएं 10 होती हैं। जैसे प्रथम अवस्था, जो ग्रह अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में स्थित है वह कहलाया जाता दीप्त ग्रह, यानी कि प्रज्वलित, प्रज्योत, प्रकाशमान ग्रह, जो अपनी उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो उसे। अब मूल त्रिकोण राशि क्या है, ये सब बातें हम आगे करेंगे, ये हमारा सूत्रात्मक तरीके से समझिए। तो मुदित ग्रह कौन सा होता है? मुदित प्रसन्नता, जो ग्रह मित्र की राशि में बैठा हुआ होगा उस ग्रह को कहते हैं मुदित, उसकी अवस्था होती है मुदित यानी प्रसन्न। फिर तीसरी संज्ञा है स्वस्थ, जो अपनी राशि में बैठा है, ठीक है, अपनी ही राशि के अंतर्गत बैठा हुआ ग्रह स्वस्थ कहलाता है। चौथी अवस्था है शांत, जो ग्रह शुभ घर के बीच में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो उसको कहते हैं शांत। पांचवी अवस्था है शक्त, शक्तिशाली, स्फुट रश्मि जालों से अत्यंत शुद्ध ग्रह शक्त होता है, ठीक है। जो ग्रह, छठी अवस्था है प्रपीड़ित, ग्रहों से पराजित होने वाला ग्रह प्रपीड़ित कहा जाता है। नंबर 7 दीन, शत्रु की राशि या शत्रु के नवांश में बैठा हुआ ग्रह दीन ग्रह हो जाता है। क्यों? क्योंकि शत्रु के साथ बैठ करके कमजोर पड़ जाएगा तो दीन हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा, ठीक है। आठवीं संज्ञा है खल, ग्रहों की अवस्था में आठवीं अवस्था है खल, जो ग्रह पाप ग्रहों के मध्य में बैठा हो उसे खल कहा जाता है। फिर नवी अवस्था है भीत, यानी डर पैदा करना, भयभीत, नीच ग्रहों के साथ बैठा हुआ ग्रह भीत हो जाता है। और 10वां है विकल, विकल अवस्था, जो ग्रह कुंडली में अस्त होकर पड़ा होता है उस ग्रह को कहते हैं विकल। तो इन सूत्रों को समझने के साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि जैसे सूर्य है, अब सूर्य सिंह राशि इसकी अपनी स्वराशि है, मतलब सिंह का स्वामी है, इसलिए स्वराशि कह लिया गया है और मूल त्रिकोण भी कहा जाता है। चंद्रमा कर्क के स्वामी हैं, वृष में इनका प्रभाव मूल त्रिकोण का हो जाता है। मंगल इनकी मेष राशि स्वराशि है, वृश्चिक भी स्वराशि है, यानी कि वृश्चिक और मेष ये दोनों इनकी स्वराशियां हैं। और मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी मंगल अगर मेष में बैठे होंगे तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध मिथुन और कन्या इनकी स्वराशि, अगर मिथुन और कन्या में बैठे होंगे तो स्वराशि यानी अपनी ही राशि में बैठे होंगे। और कन्या बुध की मूल त्रिकोण राशि है। इसी प्रकार से बृहस्पति, बृहस्पति की दो राशियां हैं धनु और मीन, जिसमें से बृहस्पति की जो राशि धनु है वो मूल त्रिकोण वाली है। यहाँ का मूल त्रिकोण का मतलब जो ग्रह जैसे बृहस्पति धनु में होंगे तो पावरफुल होंगे, मूल त्रिकोण में होंगे। इसी प्रकार शुक्र की तुला और वृष दो राशियां हैं। अगर वृष और तुला में शुक्र बैठेंगे तो कहा जाएगा स्वराशि में बैठे हैं। इनकी मीन राशि उच्च राशि होती है, तुला इनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि मकर और कुंभ के स्वामी हैं, अगर मकर कुंभ में बैठेंगे तो कहा जाएगा स्वराशि में बैठे हैं। तुला इनकी उच्च राशि है और मूल त्रिकोण राशि है शनि की कुंभ। यदि शनि कुंभ राशि में है तो मूल त्रिकोणस्थ माने जाएंगे। तो ये हो गई उच्च नीच राशिस्थ स्वराशिस्थ ग्रहों की चर्चा। अब देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं,
मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार बुध, यहां पर बुध को देखें तो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं और कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के, कन्या राशि में नीच के। तुला में उच्च राशि मानी गई है शनि की और मेष राशि शनि की नीच मानी गई है। तो ये कुछ बातें आपको हमने जो फार्मूला था वो बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी के लिए आपको अच्छा लगा है तब तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, समझ पाए हैं तो। अन्यथा आप नहीं समझ पाए तो भी कमेंट करके बताएं। हम अगले वीडियो में कुछ और नया आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।